नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की, कुछ दिन पहले जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ तो एक राहत की सांस ली थी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम डाउन आए थे, शेयर मार्केट ने उछाल लिया था। और यूं कहूं कि अक्टूबर के आसपास से, क्योंकि इसका इम्पैक्ट कम से कम 2 से 3 महीने रहने वाला था, कि स्थितियां सुधरेंगी। कहीं नए साल के जश्न की तैयारी, कहीं पे दीपावली, हर जगह माना जाता है कि अक्टूबर के बाद से त्योहारी सीजन अच्छा खासा होता है। तो एक सुकून की लहर दिख रही थी, लेकिन ट्रंप साहब और ईरान के बीच फिर से खटपट शुरू हो गई है। और जिस तरह के हालात और जुबानी जंग चल रही है, ये जंग में तब्दील हो सकती है, इसमें कोई शंका दिखाई नहीं देती। क्योंकि एक दिन पहले ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कॉमर्शियल 3 जहाजों पर फायरिंग की ईरान ने। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि ईरान ने फायरिंग की, किसने की, लेकिन यूएस को लगा कि इन जहाजों पर ईरान के जो वहां के रक्षक दल या वहां पे होर्मुज स्ट्रेट में जिन्हें डिप्लॉयमेंट किया हुआ था, उन लोगों ने फायरिंग की है। तो जवाब में कई ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम पे, उनके नेवल बेस पे अमेरिका ने अटैक किए, जिसे एक तरह से कहूं कि एक स्ट्राइक के रूप में बताया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक है। और ट्रंप ने कहा है कि जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया, इन लोगों में अहंकार है, ये लोग ठीक नहीं है, दुनिया के लिए घातक है, जो ट्रंप साहब कह सकते हैं। उधर ईरान ने कहा है, क्योंकि खामिनेई का जनाजा इस समय चल रहा है, वहां लाखों की संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई के लिए वहां आ रहे हैं। लाल फ्लैग उनके हाथ में है और कहा जा रहा है कि ये बदले का फ्लैग है, हम जब तक बदला नहीं लेंगे जब तक शांत नहीं बैठेंगे। खैर, ये तल्खी बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू का कमेंट अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं आया है, लेकिन वो जैसे चाह रहे थे कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए, और पूरी तरह से ईरान से ज्यादा वो लेबनान में इंटरेस्टेड हैं। और जब तक तबाही नहीं होगी तब तक हम बैक नहीं होंगे, कि वो कह भी चुके हैं कि ट्रंप का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन इजराइल का एजेंडा अलग है। खैर, इन तमाम स्थितियों को लेकर के क्या भविष्य दिखाई दे रहा है दुनिया का, उसको लेकर चर्चा करेंगे। कितना इंपैक्ट आएगा, या ट्रंप साल अगले 24 घंटे में अपना बयान भी बदल सकते हैं, कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि अभी तक किसी की ओर से ये नहीं आया कि दोनों ही पक्ष शालीनता से पेश आए या शांति बहाली की ओर आगे बढ़े, वो किसी का जवाब नहीं आया, क्योंकि हठधर्मिता दोनों तरफ है। तो ऐसे में कहना भी बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ कर्नल हिमांशी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आदित्य कांत जी हैं, समीक्षक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और डॉक्टर अजीत द्विवेदी जी हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सभी का स्वागत है। मैं कर्नल हिमांशी से आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है कि जैसे हम जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था इनका कि एक शांति समझौता आगे बढ़ेंगे, उस समय भी थोड़ा संदेह लग रहा था। अभी ऐसी अपेक्षा थी कि कॉमर्शियल जहाजों पे फायरिंग के बाद में यूएस जवाब दे सकता है, या इस तरह की स्थिति की अपेक्षा पहले से ही थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी क्लियरेंस इस तरह से होना चाहिए, एक रूट तय कर दिया, आप इसी में से जाएंगे, उसके अलावा दाएं बाएं जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहीं था। तो ये स्थिति अपेक्षित थी, या दुनिया सुकून तलाश रही थी, उसी के बीच सारी आफत एक साथ दिखाई दे रही है अभी? नमस्कार, जय हिंद योगेंद्र जी। देखिए, जो इंसान पल में तोला पल में माशा हो जाता है, उसकी किसी भी बात को मान लेना शायद जल्दबाजी थी। और देखिए, जो 14 सूत्री जो अनुबंध पत्र था, वो एक्चुअली अनुबंध पत्र नहीं था। उसमें सिर्फ ये डिसाइड किया गया था कि बैठ के बातचीत होगी, लेकिन बातचीत किन विषयों पे होगी, कहां तक जाकर ये लोग अपना एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, वो सब चीजें उसमें नहीं थी। और वैसे भी देखिए, कतर को हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश पे भरोसा करना अगेन जल्दबाजी थी। क्योंकि देखिए, जब आप नेगोशिएशंस में जाते हैं तो जो आपके बीच में मध्यस्थता करा रहा होता है, उसका उन दोनों देशों से पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर वो कमजोर है तो वो वही डिक्टेशन लेगा और आगे पास करेगा। इसमें वही एग्जैक्टली हुआ है। अब जो मुझे लग रहा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है बाय इजराइल, या फिर ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में शांति आए। दूसरी चीज, जो 4 तारीख को हमने देखा था कि अमेरिका ने अपना फ्रीडम का दिन जो मनाया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के अभिभाषण में उन्होंने अपनी जीत के तौर पे इसको पेश किया था। लेकिन अगर हम दोनों तरीके से देखें
तो इसमें मिलिट्रीली भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत जीते नहीं थे, और दूसरा जो अगर आप किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचे हो जहां तक आपको पहुंचना है, अगर वहां भी नहीं पहुंचे थे, तो आप उसको एज अ जीत अपनी जनता को बताकर बरगला रहे हैं। फिर एक और चीज हुई, देखिए 70 से ज्यादा देश खामेनेई साहब के जनाजे में पहुंचे हैं, करोड़ों लोगों का हजूम रहा है। तो ये भी बहुत डिस्टर्बिंग रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनके जो हालात है, देखिए एक तो टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, दूसरा युद्ध की स्थिति है, ऐसे में लोग आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं जिन देशों को इनवाइट नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो इस समय जो जनाजे का जो प्रोसेशन है, उसने कूटनीतिक तौर पे ईरान का दबदबा कायम किया है। और एक और चीज कायम की है कि देखिए ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, वो राजनीतिक तौर पे एक बहुत बड़ा दांवपेच खेलती हैं कि ईरान जो है डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली और जो उसके रणनीतिक संवाद हैं उसमें अमेरिका से कहीं बहुत ज्यादा आगे है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये भी आंख की किरकिरी कहीं ना कहीं अमेरिका को खटकी होंगी कि जो चीजों की आप अपेक्षाएं नहीं करते वो भी है। और इसमें तुर्की जैसे देश हैं जो बहुत डबल गेम खेल रहे हैं। इजराइल शुरू से बहुत क्लियर था कि हालांकि उसने एक समझौता किया था बेरूत के साथ में, लेकिन वो नेबलान को लेकर बहुत क्लियर है कि जब तक हिजबुल्ला वहां से पीछे नहीं हटेगा तब तक ये समझौता कायम नहीं होगा। हिजबुल्ला को ईरान पीछे हटने नहीं देगा। तो ये तो ऑलरेडी जिसको कहते हैं कि हैंगिंग बाय अ थ्रेड वाली चीजें थी। तो ये होना ही था। हमारे कल रात के डिस्कशन में भी ये चीज डिस्कस हुई थी और मैंने कहा था कि इट्स मैटर ऑफ टाइम। और ये तो शुक्र मनाइए कि उसने करबला तक जाने दिया कि अभी इस समय जो प्रोसेशन है वो इराक में है, नहीं तो वो अगर ईरान में भी बैठे होते तो भी ये बहुत संभावना ही थी। और जिस तरीके से उन्होंने 80 हमले किए और इन्होंने 85 हमले किए, तो भीषणता जो है वो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमले भीषण ही रहे हैं। जी योगेंद्र जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप हर बात तो यही कहते हैं। हालांकि अभी पाषाण युग वाली जिक्र तो नहीं किया, वो पहले कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बीमार है, झूठा है और भरोसे लायक नहीं है ईरान, और हमले और तेज होंगे क्योंकि जो हमने एग्रीमेंट किया था, हालांकि 60 दिन की इसमें वो था कि वापस से इसकी समीक्षा होगी, पर यह माना जाता है कि एक बार गन थम जाती है तो फिर वापस से शुरू करने में कोई भी देखिए मजबूरी होती है, या फिर ये होता है कि हमारे एक लक्ष्य है क्योंकि अब युद्ध करना है। बाकी कोई भी खून खराबा नहीं चाहता है, वो लास्ट स्टेज पे जाके होता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है अमेरिका के पब्लिक, वहां की सीनेट और वहां के सोल्जर्स या ऑफिसर्स, कोई नहीं चाहता। आपको ध्यान होगा कि कितनी लेयर उन्होंने अपने स्तर पे चेंज कर दिए, कभी इसको बदला कभी उसको बदला। हर कोई यही सलाह दे रहा है कि ये उचित नहीं है और बेवजह हम इस युद्ध में फंसते जा रहे हैं। हमारी चौधराहट यहाँ चलने वाली नहीं है अभी भी, अगर इनडायरेक्टली देखते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बहुत अंतर है जिस लिहाज से और जिस तरह से अटैक किया गया था पहले फरवरी में, तो उसको लेकर के लग रहा था कि पूरी रिजीम को बदल डालेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं और ट्रंप साहब उसमें उलझते चले गए। नेतन्याहू की बात है, जैसे आपने भी क्लियर किया कि वो पहले से क्लियर है, उनका ईरान से ज्यादा हिजबुल्ला की वजह से ईरान से उनकी दुश्मनी है। बाकी ईरान से डायरेक्ट उनका कोई वैसे नहीं है कि हाँ बिल्कुल हमें सीधी लड़ाई ईरान से लड़नी है, क्योंकि हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है ईरान। चलिए डॉक्टर द्विवेदी आपके पास में आना चाहूंगा। सर, अब क्या लगता है आपको कि भविष्य संकट में है, जिस शांति की उम्मीद दुनिया कर रही थी उसका? देखिए, इसमें दो बातें एक साथ हैं। आप इसको एक तरफा नहीं देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा बैकग्राउंड में कि जब ये युद्ध विराम हुआ था और उसके बाद के जो हालात हैं उसमें आप देखेंगे कि ईरान की बड़बोलापन, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि ईरान ने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है, अमेरिका निकलना चाहता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो ईरानी लीडरशिप है उसमें एक बड़बोलापन कुछ दिनों से आपको देखने को मिला। खास करके अगर अब्बासी अगाची जो उनके विदेश मंत्री हैं वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो प्रोवोक करे अमेरिका को, खास करके ट्रंप को लेके। लेकिन ये चीज हमको और दुनिया को माननी पड़ेगी कि अभी भी फाइनेंशियली और सैन्य रूप से अमेरिका दुनिया का नंबर 1 है। इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उस देश को एक ऐसा व्यक्ति लीड कर रहा है जो शॉर्ट टेम्पर पर्सनालिटी है। उसको तुरंत लगता है कोई चीज, तुरंत एक्शन मोड में वो आ जाते हैं। कल जो कतर के जहाजों पे हमला किया गया हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के द्वारा, वो एक ट्रंप को कह सकते हैं कि एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट मिला और उन्होंने इनके 80 ठिकानों पर कल रात में हमले बोल दिए हैं। इसका पुनः नुकसान
पूरी दुनिया को। और उन्होंने जो बयान अभी दिया है कि अब हम समझौते के टेबल पे आने वाले नहीं है, तो ये डराने वाली बात है, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं हम पटरी पे लौट रही थी अर्थव्यवस्था। अगर अपने देश की भी हम देखें तो इस मामले में आप साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट सबकी अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो चौपट होने की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि आप देखें कि भारत के शेयर मार्केट आज ही लगभग 9 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया है हमारे शेयर मार्केट में। 1677 अंक डाउन हुआ है एनएससी का सेंसेक्स। तो इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। और अमेरिका का जो नेतृत्व, मैंने कहा, एक शॉर्ट टेम्पर व्यक्तित्व के हाथ में है, पर्सनालिटी के हाथ में है। तो उसका नतीजा यह है कि ईरान में जो अभी उनके जो सर्वोच्च लीडर की जो आप कह सकते हैं अंतिम संस्कार के प्रोसेस 3 दिन से चल रहे हैं, उस जनाजा के दौरान भी लगातार अमेरिका को डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जा रहे हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिमांशी मैम ने जो कहा कि ये चीज ट्रंप को खटक रहा है। उन्होंने जब हमला किया था उस समय का बात क्या था कि जब हमला हो रहा है तो जनता साथ देगी और यहाँ के रिजीम को चेंज कर देगी, लेकिन एक उल्टा चीज दिख रहा है। इस पे ट्रंप पे भी उंगली उठ रही है। तो आप अपने यहाँ एक किस्सा है जो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो दोनों तरफ से काम हो रहा है। उधर ट्रंप को अब वो गुस्सा आ रहा है और सारी चीजों को देख रहे हैं। कल रात में अमेरिका ने भी डिक्लेयर किया था, ट्रंप ने बोला था कि जो भी व्यक्ति या देश इस पूरे प्रोसेस में जा रहा है उनके अंतिम संस्कार में, वो तो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। तो एक तरह से डिप्लोमेटिक बात नहीं हो सकती है, एक तो पर्सनल लेवल पे होकर वो बात कर रहे हैं। और कल रात जब कतर के जहाज पे हमला किया, अगेन कतर यूएस के पास बोलता हो अपना, चूंकि उनकी सुरक्षा की गारंटी उसके पास है, 80 जगहों पर उन्होंने हमला कर दिया है। कहीं ना कहीं अब वो आर पार के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। उनको एक बहाना चाहिए था इसको डिरेल करने के लिए। जो समझौता हुआ था वो डिरेल हो चुका है और निकट भविष्य में मुझे अब नहीं लगता कि ये समझौता पुनः होगा, क्योंकि इजराइल यही चाह रहा था और इजराइल जो चाह रहा था वो ट्रंप अगेन शुरू कर दिए हैं। तो अब पीछे हटने का लगता नहीं है कि ट्रंप पीछे हटने का कोई मूड बनाएंगे, क्योंकि अब उनको अपनी छवि भी सुधारनी है। और सीधा संदेश है, ये लड़ाई वापस से दिखाई देगी। बिल्कुल, ये बहुत मतलब अब कह सकते हैं ये लड़ाई अब गहरे आगे बढ़ेगी, काफी गहराई के साथ हम देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ेगी। जी चलिए, वही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि नाटो का भी जो रिएक्शन आया है अभी, वो भी हालांकि उस अभी सीधे इसके लिए तो नहीं है, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो बैठक होगी उसके संदर्भ में वो है। खैर आदित्य कांत जी, आपके पास में मानना चाहूंगा, 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट सबसे बड़ी लड़ाई से ज्यादा फर्क पड़ रहा था होर्मुज स्ट्रेट से, क्योंकि वहां से सबका लॉजिस्टिक और आवागमन का एक बहुत बड़ा, यूं कहूं कि एक वे जो है समुद्र का, वो है। तो उसी की वजह से एशिया के नहीं दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं कि जो बड़ी दिक्कत में आ रहे थे। भारत भी है उनमें से। हमारे भी प्राइसेस बढ़े, बहुत सारी चीजों पे भी असर पड़ा। अभी जो फसल है इसके लिए आने वाले दिनों में जो खाद है उसका भी, फर्टिलाइजर उसका भी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, नेचुरल गैस, बहुत सारी चीजों के लिए। शेयर मार्केट जो उछाल खा रहा था, ये माना जा रहा था कि बीच में जो कुछ हुआ उसको रिकवर लोग कर पाएंगे, लेकिन एक ही दिन में 9 लाख करोड़ रुपए तबाह होना जो इन्वेस्टर्स हैं उनके। तो अभी क्या लगता है आपको कि जैसे द्विवेदी साहब ने कहा कि तो युद्ध के साथ साथ संकेत हैं, कहीं कंप्रोमाइज की स्थिति नहीं लगती है, तो क्या दुनिया वापस से उसी स्थिति में जाने वाली है, या फिर छवि की इतनी चिंता ट्रंप साहब को लग रही है? बात तो सही, आर्टिकल से अब किसी के भी देखेंगे, दुनिया के किसी भी मीडिया, उसमें मैक्सिमम ये लिख रहे थे कि क्या समझदारी की ट्रंप ने, विड्रॉ किया, एक तरह से कंप्रोमाइज ने विड्रॉ किया और कैसे भी इसमें से निकलना चाहते थे, एक हॉनरेबल एग्जिट की वो तलाश कर रहे थे, और अब उससे वो बाहर निकल रहे हैं। तो क्या वापस से उसी सिचुएशन में है क्योंकि उतावलापन है ट्रंप का, या फिर ईरान को भी समझाया जाना चाहिए कि इतनी जल्दी वो भी नहीं करे, क्योंकि कमर्शियल जहाजों पे जो उन्होंने अटैक किया उसी का एक रिप्लाई, या तो फिर ट्रंप इंतजार कर रहे थे कोई ऐसी घड़ी आए ताकि मुझे वापस से ईरान पे अटैक करने का अवसर मिले? जी योगेंद्र जी, इसमें जैसा कि पहले हिमांशी जी ने भी कहा और अजीत जी भी बात कर रहे थे, जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस टाइम ही हम सब लोग भी देख रहे थे कि इसमें ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग कैटेगरिकली इन्होंने की है, या ऐसा क्या अचीव कर लिया है, या इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी या स्टेबिलिटी रहेगी आने वाले टाइम में। और जहां तक रिस्ट्रेन की बात है, हम देख रहे थे कि दोनों तरफ से किसी भी तरह का रिस्ट्रेन नहीं यूज किया जा रहा था इस सिचुएशन में। लेकिन एक कई बार ऐसा होता है कि हम जब जो ट्रंप का, जैसे हमने टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए
कि जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह का उन्होंने स्टैंड लिया है, हो सकता है, उम्मीद करनी चाहिए कि वो थोड़ा सा रिट्रैक्ट कर जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है, उससे सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बट हम इसको ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो सिचुएशन जिस तरह से सडनली एस्केलेट हो गई है, और जो हम पूरा का पूरा इसके जो फॉल आउट देख रहे हैं, जो इमीडिएटली हमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में है, क्रूड ऑयल प्राइसेस में है, सब जगह है, तो मुझे लगता है उसमें अगर एस्केलेशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वो जरूरी होगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ट्रम्प की होपफुली जो अगली स्टेटमेंट है थोड़ा सा इस चीज को कंट्रोल करे। लेकिन इस सिचुएशन में डेफिनेटली ये बहुत सीरियस कंसर्न है, और खासकर इंडिया के लिए, जब हमारा मेजर क्रूड की सप्लाई अभी तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से हो रही थी, और अब जब लग रहा था कि एलपीजी प्राइसेस और सप्लाई थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, और जितने के जितने रूट्स हैं उन पे किसी तरह की नॉर्मलाइजेशन के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सीरियस कंसर्न तो हमारे लिए है ही। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिचुएशन हमारी 2 महीने पहले थी उससे, और जिस तरह के इंस्टांसेस भी हुए हैं, जैसे हमारी चाहे वो सेफ्टी का कंसर्न है जो हमारे इंडियंस हैं गल्फ में है, या जिस तरह से नेवल सिक्योरिटी की बात है, आई थिंक उस चीज को, ये हमारी पूरी की पूरी डिस्पेंसेशन के लिए ये टाइम है कि हमें इमीडिएटली उस चीजों को रिव्यू भी करना चाहिए, और वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपरेशंस अभी से हम डेफिनेटली श्योर के कर भी रहे होंगे, लेकिन वी शुड बी ड्राइंग लेसन्स जो पिछले 2 महीने में हुए थे। मुझे लगता है, एंड आई एम वेरी होपफुल, कि शायद सिचुएशन कहीं पे संभल जाए, और जिस तरह से किसी तरह से इंटरवेंशंस भी हो, जो नेटो की स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने अमेरिका को, यूएस को भी सपोर्ट किया है, इन ए वे डेफिनेटली वो उसका कर रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल। 32 जो कंट्री है अब उनके मीटिंग ट्रम्प के साथ में होने, ट्रम्प ये कह चुके हम खर्चा क्यों उठाएं इसका, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि एक बार के लिए कैसे भी करके उनको राजी करने के लिए भी एक स्टेटमेंट हो सकता है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसको इस तरह से लिया जाना चाहिए कि वो किसी तरह से इन ए वे एक प्लॉय या एक अटेम्प्ट है सिचुएशन को थोड़ा सा डिफ्यूज करने का, या थोड़ा डीएस्केलेट करने का। तो डेफिनेटली बहुत सीरियस कंसर्न है। हमने देखे हैं कि विद इन 2 मंथ्स या विद इन 2-4 वीक्स कितनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी। हम नहीं चाहेंगे दोबारा से ऐसा हो, और यहाँ तक इंडिया का भी मुझे लगता है कि हम इन ए वे कहीं पे हो सकता है अब एक इम्पॉर्टेंट रोल कहीं पे कहीं इंडिकेट हो सकता है कि इन ए सिचुएशन, जैसा हिमांशी जी भी कह रहे थे कि पाकिस्तान जहाँ पे मीडिएटर के रोल में प्रोजेक्ट हो रहा था, तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी कुछ उस तरह से नहीं बन पा रही थी, या वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कि जिसमें दोनों साइड्स के बेनिफिट की बात एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे हो पाएगी। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए डेफिनेटली कि अगले जो 24 घंटे हैं या उनमें कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए या स्टांसेस भी आए और इंटरवेंशन भी हो जो डीएस्केलेशन की तरफ इशारा करे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि एक तरफ इस समय मातम पसरा पड़ा है, वहां जनाजा निकल रहा है खामेनाई का, और दुनिया की सिंपैथी है। ट्रम्प साहब का कहना है कि जो वहां जा रहे हैं वो दुश्मन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि दुश्मन भी दुश्मन के बैठने के लिए जाते हैं, और ये एक ऐसा वक्त होता है कि इसमें किसी भी की भी सिंपैथी होती है, क्योंकि वहां एक श्रद्धांजलि देने के लिए समझिए, या फिर हमारे यहाँ पे है कि एक उन्हें एक मृत आत्मा होती है, उसके प्रति एक रेस्पेक्ट होता है। तो उस लिहाज से दुनिया के कई मुल्क हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को वहां पे भेज रखा है। कर्नल हिमांशी, वापस मैं एक बार लौटूंगा आपके पास में। अब क्या लगता है आपको कि कुछ सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सकती है, या फिर क्योंकि मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि कमर्शियल जहाज जो है उनपे हॉर्मुज स्ट्रेट पे उनपे अटैक किया गया। यूएस को लगता है कि लगता भी है, और काफी हद तक लोगों का नजरिया भी यही कि ईरान ने ही अटैक करवाया है। तो उस लिहाज से कहीं दोनों तरफ समझाने की कुछ गुंजाइश हो सकती है, ताकि वापस से जो 14 सूत्री बिंदु तय किए थे वापस वहां पे लौट सके। योगेन जी, मुद्दा सिर्फ इतना नहीं था कि 3 जहाजों पे हमला किया गया है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि 1979 में जब से पहली बार क्रांति हुई थी, तब से ईरान ये चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में कहीं ना रहे। बात सिर्फ इतनी सी है, और जब तक अमेरिकन बेसिस मिडिल ईस्ट में रहेंगे तब तक मिडिल ईस्ट धूं-धूं करके जलता रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, जो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हम बहुत विरोध करते हैं कि बच्चियों के साथ शादियां कर देते हैं और इस तरह का है, इस तरह का है, लेकिन उसका एक रीजन पता है क्या है? ये जो जगह है जहां से इन 3 अब्राहमिक जो धर्म है उनका प्रादुर्भाव हुआ है,
वहां पर मार काट जो है हमेशा से रही है। और इसीलिए क्योंकि ये पुरुषों को मार देते थे तो बच्चियां और जो महिलाएं हैं वो विधवा हो जाती थी या अनाथ हो जाती थी, और इनको क्योंकि नेचर को प्रोपेगेट करना है, इनको लड़ने के लिए और फौजें चाहिए थी, तो इसलिए ये इतनी सारी शादियां कम उम्र से लेके बड़ी उम्र तक करते थे। ये एक रीजन है। तो इससे मैं आपको पता है क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, मेंटालिटी, कि ये जो मेंटालिटी है जहां पर कोई किसी का सगा नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके यहाँ जा रहा है संवेदनाएं व्यक्त करने, किसका जनाजा निकल रहा है और क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब ईरान किस बात पे नाराज है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी कि जहां करोड़ लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और आपने उसको बट्टा लगाने की कोशिश की है। अमेरिका कह रहा है कि आपने 3 जहाजों पे हमला किया था, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। वो जो 14 सूत्री पत्र तैयार किया गया था वो सिर्फ कागज का एक पन्ना था, उससे ज्यादा ना अमेरिका उसको तरजीह देता था और ना ही ईरान। क्योंकि देखिए अगर ये समझदार होते तो इस समय हमला नहीं होता, ना ही जैसा कि डॉक्टर अजीत साहब भी कह रहे थे कि जो महत्वाकांक्षा जो है ईरान की जो बढ़ गई है, जो कूद कूद के हर चीज में अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड, मुद्रास्फीति इस समय ईरान में बहुत बड़ी हुई है। देखिए आप अगर तेल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि ईरान के जो भी लाइसेंसेस थे उनको खारिज कर दिया गया है, तो आप तेल नहीं बेच पाएंगे। और आपके पास क्या था, आप पिस्ता बेचते थे या तेल बेचते थे? अगर दोनों चीजें आप नहीं बेच पाएंगे तो आपके लोग क्या खाएंगे, पहली चीज। दूसरा, आप सतत निरंतर युद्ध में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक स्थिति के बाद में आपको नीचे आना होता है, और ये बहुत अच्छा सेफ एग्जिट, ग्रेसफुल एग्जिट अमेरिका और ईरान दोनों के लिए था। लेकिन बहुत से उन्मादी लोग ईरान में भी हैं जो चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको 72 बुरे तो मिल ही जाएंगी। तो जमीन पे क्या हो रहा है, देखिए हमारे यहाँ हम कर्मा को अलग तरीके से मानते हैं, वो कर्मा को अलग तरीके से मानते हैं, मानते सब है, लेकिन जब उनके पास कोई और अच्छा ऑप्शन धरती के बाद भी है तो वो उसके लिए क्यों ना जाए। और जहां तक अमेरिका की बात है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहीं नहीं जा रहे, इवन की मिड टर्म इलेक्शन में वो हारेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका जो मीडिया है, जो स्पेशली ट्रंप का जो अपना मीडिया है, ट्रुथ सोशल है, वो जिस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है वो आपकी और मेरी तरह से विश्लेषण नहीं करता है कि हम एकदम निष्पक्ष हो जाते हैं। वहां पर जो इनका मीडिया है वो चीजों को डेफिनेटली इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो चीजें अब हो रही हैं मिडिल ईस्ट में वो अमेरिका के फेवर में हो रही हैं। तो चाहे आप कितना भी पुश कर लीजिए, यहाँ पर लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी। ना ईरान मानने वाला है ना अमेरिका मानने वाला है, क्योंकि जो उन्मादी लोग हैं ना, जो रक्त पे पासू हैं, ये वो लोग हैं, इनको लोगों के मरने से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ईरान अभी यही कह रहा है कि अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। समझौते का याद भी दिलाया है उन्होंने जो 18 जून को, क्योंकि हम एक इंसानियत के नाते और बिल्कुल हम वफादारी से समझौते के प्रति नम्र होकर के और हम हमारा काम कर रहे थे, लेकिन अमेरिका हमें उकसाने की कोशिश करे जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए अजीत साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। ये समझौते और ये तमाम जो चीजें हैं, जब ट्रंप कह चुके तो अभी भी कहीं कोई गुंजाइश बची है कि ट्रंप साहब कह चुके हैं कि समझौता खारिज हो चुका है, वह कैंसर, बीमारू और एक ऐसे लोग हैं कि जिनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जायज है। देखिए अभी हम सारे पैनलिस्टों ने इस चीज को माना है कि एक सम्मानजनक विदाई चाह रहा था अमेरिका, और जैसे समझौता हुआ था लग रहा था कि दोनों की अपनी जो रिस्पेक्ट है दोनों कंट्री की बच जाएगी। बट ईरान का बड़बोलापन यहाँ लगातार चल रहा था, उसके विदेश मंत्री अब्बासी लगातार उल्टा सीधा बयान दे रहे थे। कल का हमला भी उकसावे वाला हमला था, और ट्रंप को यह दिखाया जा रहा था कि आप झूठ मूठ के अमेरिका के रिसोर्सेज को बर्बाद किए और अमेरिका की छवि खराब। साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, ईरान ने हमेशा काउंटर जवाब दिया है। आगे से बढ़कर के ईरान ने कभी ऐसे, ट्रंप ने जब भी कुछ कहा है या अमेरिका की ओर से कोई स्टेटमेंट है तो उसका काउंटर उन्होंने जवाब दिया। अपनी ओर से कभी ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे। कल का हमला ईरान के द्वारा किया गया है, वो एक्शन का रिएक्शन, ये बात सही कह रहे हैं कि जो जहाजों का हमला किया गया। कहने के लिए मैंने कहा कि ट्रंप को ये पहली बार ऐसा लगा कि जो छवि खराब हो रही थी उससे निकलने का अब एक मौका दे दिया है ईरान ने। अब वो उसके बोलने की इसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करके ही हम बाहर निकलेंगे। समझौता तो होगा ही,
अनवरत युद्ध नहीं चल सकता। लेकिन अब चूंकि वो युद्ध में अगेन आ चुके हैं और कुछ दिन में खींचेगा, क्योंकि आपको पता हो आज पहली बार नाटो ने पूरे मामले में नाटो कभी समर्थन नहीं किया था। आज पहली बार नाटो महासचिव ने समर्थन दिया है कि हाँ, जो कल घटना ईरान ने किया, हमला किया हॉर्मुज़ स्ट्रीम 3 जहाजों पे, वो गलत था और उसका कार्रवाई उस पर होना चाहिए था। तो एक तरह से यहाँ से मोरल बूस्टअप भी मिला है अमेरिकी प्रशासन को या ट्रंप को। तो कह सकते कुछ दिन चलेगा, अगेन एक लाचार स्थिति में लाके ईरान को यहां से निकलना चाहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए नाटो की अपनी एक अलग सिचुएशन है। पूरे इसमें जब वॉर हुआ उस दौरान नाटो के मेंबर्स ने एयर स्पेस के लिए भी मना कर दिया था, तो ट्रंप उससे बहुत ज्यादा उखड़ गए थे कि अपना खर्चा कैसे चलाओगे, वो आप तुम लोग जानो। अमेरिका क्योंकि बहुत बड़ा एक फंडर है, इसका फंडिंग वही करता है नाटो को, तो वो तो यूएनओ को लेकर के भी कह चुके हैं कि यूएनओ का क्या आवश्यकता है, यूएनओ की क्यों अमेरिका उसको इतना पैसा देगा, वहां पे अपना यूएनओ का अस्तित्व नहीं है, कुछ पे कोई मानता नहीं है। तो चलिए मैं आदित्य सर आपके पास में आना चाहूंगा। तो एक उम्मीद के साथ आपने अपनी पहली पारी में बताया था कि उम्मीद की जानी चाहिए शायद कुछ जल्दी रिजल्ट्स आए। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर के आप सही कह रहे हैं, आपने भी कहा और अजीत जी ने भी कहा कि एक उकसाने वाले स्टेटमेंट्स पेपर्स में इसमें बहुत रहे, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में, तो हर कोई ये कहता था कि क्या लेके आए, अपने आम भाषा में जैसे बात करते हैं कि मिला क्या आपको, क्या हुआ। तो जो तंज और जो ताने हैं, मुझे लगता है कि वो काफी इस वक्त ट्रंप को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रीडम काफी है प्रेस की, ऐसा नहीं है कि जो ट्रंप चाहे वैसे ही वहां लिखा जा रहा होगा। तो ये सब चीजें एक ताने के रूप में देख के वो पहले से उकसाए हुए थे और फिर इसने घी का काम और कर दिया उस आग में ईरान ने, ये मान सकते हैं, तो वापस से लौट सकते हैं। जी बिल्कुल, घी का काम किया। और ट्रंप जैसे पहले ट्रंप फेस सेविंग करना चाह रहे थे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, वैसे ही अगर आप इसको देखें, ये जो इनका अटैक्स हैं अभी, वो भी इन ए वे जैसे है, ये भी एक इनकी अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट है फेस सेविंग करने का ही, कि शुरू में आपने बहुत एग्रेसिव होके अज्यूम किया था कि विद इन ए वीक आप वॉर खत्म हो जाएगी और सब डिसेमिनेट हो जाएगा और पूरे का पूरा रिजाइन चेंज कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद जब से इन्होंने एमओयू साइन किया था, उसके बाद भी ये आना शुरू हो गया था, जैसे हमने पहले कहा कि अब व्हाट हैज दे अचीव्ड, नथिंग। और उसके बावजूद अगर रिटेलिएट करते हुए ईरान एक एग्रेसिव स्टांस बना के रखता है, तो ये बहुत ही एम्बेरेसिंग था ट्रंप के लिए। लेकिन फिर भी जैसा अजीत जी भी कह रहे थे, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सिचुएशन इंप्रूव हो, लेकिन सिर्फ उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। मैं ये मुझे लगता है कि हमारी पूरी की पूरी डिस्पेंसेशन को अपनी तरफ से ऑल आउट हर फ्रंट पे, चाहे वो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, चाहे वो बैक चैनल्स हैं, और चाहे जिस भी तरह की प्रिपरेशंस हैं जो कि एक वर्स्ट सिनेरियो में होती है, आई थिंक उसके लिए हमें करनी चाहिए, ताकि हमें मिनिमम इसका मिनिमम लॉस हो, मिनिमम डैमेज हो। हमने देखा है कि कुछ चीजें हम कुछ लॉसेस हम पिछली सिचुएशन में हम अवॉइड कर सकते थे, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम इसको मिनिमाइज कर सकें जितना का जितना है, खासकर अपने कॉन्टेक्स्ट में, बीट ट्रेड या जितने हमारे माइग्रेंट्स हैं जो बाहर रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, या सेलर्स हैं, जितना कुछ है उसको मिनिमाइज करने के लिए आई एम श्योर हमें वॉर फुटिंग पे तैयारी करनी चाहिए और एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक इस हमले के कारण ही 6% उछाल आया है। एक दिन पहले तक जो सब लोग मान के चल रहे थे कि चलिए क्रूड भी काफी कम हो गया है, उम्मीद जता रहे थे भारत में भी कि अब शायद फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो कम होंगे, क्योंकि जो संकट था वो टल गया है। लेकिन अब किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि अगले 24 घंटे में हालात का सामना किस तरह से करना पड़ेगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में हम विराम देंगे कि शायद सद्बुद्धि आए और ये वापस से दुनिया जो सुकून तलाश रही थी उस पटरी पे आ सके। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।